नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सर्वोदय शिक्षा के YouTube चैनल में, जहां हम बात कर रहे थे क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर की सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। तो हम सेंटर ऑफ मास से आगे बढ़ते हैं, तो उसके न्यूमेरिकल को एक बार हम ट्राई करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व हो रहे हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल सिस्टम at the vertices of an equilateral triangle. The masses of the particle are 100, 150 and 200 respectively. Each side of the equilateral triangle is 0.5 meter long. तो ये इसका डायग्राम बना हुआ है। हालांकि ये डायग्राम आंसर में है, इसका मतलब ये डायग्राम हमें बनाना है पहले से। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, हमने पढ़ा है कि अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वो होगा कुछ इस तरह का। उसके वर्टिसेस पर मास रखा हुआ है, यहाँ पर मास तीनों अलग अलग है। अगर ये सेम मास होता तो ये हो जाती एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, और सिमेट्रिक होने पर इनका सेंटर ऑफ मास आ जाता बीच में, और हमें फिर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आंसर यही हो जाता। लेकिन यहाँ अलग अलग है तो दिमाग लगाना पड़ेगा, तो लगाते हैं। तो देखिए, पहले क्या डायरेक्ट इसको समझ लें या डायग्राम हम अलग से बनाएं? हम एक काम करते हैं, अलग से बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाते हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, फिर इसके 3 पॉइंट हम बना रहे हैं। तो एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी और तीसरा पॉइंट सी। तीनों पर मास रखा हुआ है। एक पर है 100 ग्राम, दूसरे पर है 150 ग्राम और तीसरे पर है 200 ग्राम। एक साइड गिवन है 0.5 मीटर। अगर हम सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूला की बात करते हैं तो वो फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा। अगर सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं, कहीं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, इसको मैं CM लिख देता हूँ। इसका x कोऑर्डिनेट, CM का एक कोऑर्डिनेट होगा x, एक कोऑर्डिनेट होगा y। तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, ये हम पहले जान चुके हैं, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। यहाँ पर हमारा एम है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। मैं y क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला भी आएगा। तो हम यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं और हमारा क्वेश्चन फिर सिर्फ कैलकुलेशन पर रह जाएगा। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कहाँ पर हम ओरिजिन माने? तो एक ओरिजिन मैं रैंडमली मान लेता हूँ, फिर देखते हैं कि उससे क्या होता है। तो मैंने मान लिया ये x एक्सेस और ये y एक्सेस। हो सकता है आप लोगों में से कुछ ने पढ़ा होगा कि यहाँ पे ओरिजिन क्यों मान लिया, लेकिन सबसे पहले जो बच्चा इसको करेगा वो तो कुछ इसी तरह से करेगा ना, उसको थोड़ी पता है ओरिजिन कहाँ होना चाहिए। तो हमने ऐसे मान लिया। अब ए के कोऑर्डिनेट हमें चाहिए और हमें नहीं पता ये कितने डिस्टेंस पर है, तो हम मान लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट हुए x y। यानी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें एक चीज़ और माननी पड़ गई, दैट इज x y। अगर हमें अब b के कोऑर्डिनेट निकालने होते तो हमें चाहिए, ये डिस्टेंस तो हो गई x, b का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस और ऐड करनी पड़ेगी। मीन्स b का कोऑर्डिनेट होगा x प्लस 0.5, यानी ये डिस्टेंस ऐड कर दी, तब इसका x कोऑर्डिनेट आया। और y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है क्योंकि हमने ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। सोचो अगर कोई और कलाकारी दिखाता, तिरछा बनाता, तो y कोऑर्डिनेट भी और झंझट से निकलता, यानी कि चीज़ें थोड़ी सी और डिफ़िकल्ट होती चली जाती। अब इसी तरह से c का निकालेंगे, तो c के लिए हमें चाहिए ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट कितना है? 0.25। तो ये डिस्टेंस 0.5 की आधी, यानी x प्लस 0.25। तो इसका कोऑर्डिनेट होता x प्लस 0.25, ये पहला कोऑर्डिनेट। और जो दूसरा कोऑर्डिनेट निकलता वो होता, ये डिस्टेंस होती y प्लस ये डिस्टेंस हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल से निकालनी पड़ती। तो अगर इस डिस्टेंस को मैं l मान लेता हूँ तो y प्लस l। अब आगे देखते हैं। अब जब हम x1 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, x2 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, x3 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो सॉल्व करने के बाद भी उसमें एक आंसर में x आ जाएगा। यानी कि
हमारे पास एक वेरिएबल लास्ट रिजल्ट में भी आएगा। तो इसलिए अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरह से मानेंगे अनाप शनाप तरीके से, तो हमारा जो क्वेश्चन है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, सॉल्व करने के लिए और ज़्यादा कंडीशंस ढूंढनी पड़ेगी। तो बेटर है, याद रखिए इसको, कोऑर्डिनेट सिस्टम की चॉइस ऐसी होनी चाहिए कि हमारे सिस्टम में एक दो कोऑर्डिनेट तो डायरेक्ट इस 0 0 से ही निकल जाए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले ओरिजिन को इस ए पर बनाते हैं और फिर देखते हैं इस क्वेश्चन में कितनी ज़्यादा सिंप्लिसिटी या कितनी ज़्यादा आसानी प्रोड्यूस हो जाती है, देखते हैं। तो मैंने वो मिटा दिया है। अब मैंने कोऑर्डिनेट यहाँ माना, तो ये हो जाएगा वाई एक्सेस और ये हो जाएगा एक्स एक्सेस। अब इस समय ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, हमें ये निकालने हैं। तो देखिए ये तो हो गया ओरिजिन, तो बिना ज़्यादा सोचे x1 y1 निकल गया, मीन्स ये वाला पार्ट और इधर का y1 वाला पार्ट प्रॉब्लम सॉल्व। अब आते हैं बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर इसके कोऑर्डिनेट को हम मान रहे हैं x2 y2। तो देखते हैं 0.5 डिस्टेंस होने से ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0.5 और y कोऑर्डिनेट तो 0 है क्योंकि x एक्सेस पर ही है, तो ये हो जाएगा 0.5 एंड दूसरा भी 0, यानी कि फिर से प्रॉब्लम सॉल्व। यानी यहाँ 0 यहाँ भी 0, यानी y का कोऑर्डिनेट में तो 0 होने से ये 0 ही हो जाएगा, यानी और कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इस वाले पॉइंट को देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पहले ये वाला पॉइंट, यानी ये डिस्टेंस, दिस इज हाफ ऑफ 0.5 मीन्स 0.25। तो जो c कोऑर्डिनेट है, c वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 मान लें, तो पहला तो हो गया 0.25। अब आते हैं दूसरा, यानी कि ये लेंथ, ये वाली डिस्टेंस, इसको y3 हम बोल रहे हैं। तो देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये है हाइपोटेनियस यानी कि 0.5 मीटर, तो इसका स्क्वायर हमें निकालना है y3। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने काफ़ी पहले पढ़ी हुई है। तो डायगोनल हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस दिस इज बेस, तो 0.25 स्क्वायर ये बेस इन स्क्वायर रूट, और इस तरह से हम y3 निकाल सकते हैं। तो ये तीसरा कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो x और y में वैल्यूज़ रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से थोड़ा सा बच लेते हैं, सॉल्व किया हुआ है तो वहाँ देखते हैं ये क्या आया है। ये है वो डायग्राम जो पहले से बना हुआ है, इसमें देखते हैं। देखिए ये हो गया है m1, ये हो गया है m2 और ये हो गया है m3। तीन चीज़ तो यहाँ से क्लियर। ओरिजिन मानने से इसमें ये हो गया है 0 0, उसके कोऑर्डिनेट देखिए 0.5 एंड 0, ये हो गया x2 y2, यहाँ पर x3 यानी ये वाला पॉइंट 0.25, और ये है उस सॉल्यूशन करने के बाद y3। तीनों से सेंटर ऑफ मास निकाला तो सेंटर ऑफ मास ये आ गया है c, और यहाँ से पता चलता है कि वो सेंटर पर नहीं है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन जो हमने समझा, और इसकी कैलकुलेशन भी देखिए यहाँ पर इन्होंने कर रखी है, यहाँ पे देख सकते हैं ये फार्मूला लगाया हुआ है, ये वैल्यूज़ रखी और इसको सॉल्व किया हुआ है। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड एग्जांपल है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्राइंगुलर लेमिना। लेमिना का मतलब है एक शीट, जैसे कि डायग्राम में बनी हुई है। यहाँ पर कोई लेंथ नहीं है, कोई विड्थ नहीं है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें। अब सॉल्व करते हैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी से। सबसे पहले हमने क्या किया, इस वाली साइड को यानी कि MN साइड को इसके पैरेलल लाइनें ड्रॉ करके छोटी छोटी सी स्ट्रिप निकाल दी। ये पहली स्ट्रिप, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये निकाल दी। ये स्ट्रिप सारी की सारी कैसी हैं, सिमेट्रिक, तो इनका ज्योमेट्रिकल सेंटर ही इनका सेंटर ऑफ मास होगा। तो पहली स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास निकाला, वो यहाँ आ जाएगा, दूसरी स्ट्रिप का यहाँ, तीसरी का यहाँ, चौथी का यहाँ, पांचवी का यहाँ, छठी का यहाँ, यानी कि जितनी स्ट्रिप हम बनाएंगे, 6 से ज़्यादा भी बना सकते हैं, तो सबका सेंटर ऑफ मास जस्ट स्केल से मेजर करके निकाल लेंगे कि सेंटर कहाँ आएगा। इन सबको मिलाएंगे तो एक लाइन आ जाएगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटर मास होगा इस पूरे लेमिना का, वो इस LP लाइन पर कहीं होगा, हमें नहीं पता कहाँ होगा। पहला स्टेप ये।
दूसरा स्टेप, अब हमने क्या किया, इस दूसरी वाली साइड को यानी कि LN साइड को, इसको बेस मानते हुए यहां पर भी इसी तरह की छोटी छोटी स्ट्रिप्स बनाई। ये स्ट्रिप बना ली 6-7 जितने भी होंगी। फिर हम क्या करेंगे, इन स्ट्रिप्स का सबका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, क्योंकि सिमेट्रिक है तो सेंटर ऑफ मास कैसा होगा, स्ट्रिप के ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ आएगा, इसका कहीं यहाँ, तीसरी का यहाँ, चौथी का यहाँ, पांचवी का यहाँ। ये जो मैं यहाँ यहाँ बोल रहा हूँ, देखिए एक लाइन ड्रॉ कर रखी है इसमें, उस लाइन पर ही मैं डॉट लगा रहा हूँ। तो इससे ये पता चलता है कि इस लेमिना का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर होगा। कौन सी लाइन, MQ, इस लाइन पर कहीं होगा। पहले हमने कहा था इस लाइन पर होगा, अब हमने कहा इस लाइन पर होगा। अब तीसरा पार्ट, अब इस तीसरे वाले पार्ट को यानी कि LM को, इसको बेस मानते हुए फिर से स्ट्रिप बनाते हैं। तो इस बार स्ट्रिप बनाऊंगा ऐसी, ये पहली स्ट्रिप, ये दूसरी स्ट्रिप, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी। और अब हर एक स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास उसी तरह से निकालेंगे ज्योमेट्रिकल सेंटर से। तो पहली स्ट्रिप का यहाँ पर देखिए लाइन दिखाई दे रही है, दूसरा यहाँ, तीसरा, चौथा, ये निकालूंगा। और अब मैं ये क्या बोलूँगा, अब मैं बोलूँगा इस लाइन पर यानी कि NR, ये देखिए NR पर, इस पर कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। अब हमें ये पता लग गया कि इनका सेंटर ऑफ मास इन 3 लाइन पर होगा। कौन कौन सी 3 लाइनें, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं जिससे आपको लाइन ढंग से दिखाई दे जाए। ये 3 लाइन, पहली लाइन ये वाली, दूसरी लाइन ये वाली और तीसरी लाइन ये वाली, इन 3 पर कहीं होगा। पता लग रहा है ये तीनों यहाँ पर इंटरसेक्शन कर रही हैं, तो ये कॉमन पॉइंट आ गया। तो ये जो G है वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये कॉमन सेंस से निकाला हुआ सेंटर ऑफ मास है, कोई लेंथ नहीं, कोई विड्थ नहीं, कुछ नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म L शेप लेमिना। लेमिना मैंने बताया शीट, L शेप का मतलब है ये है L शेप, तो इस तरह की शीट होगी। शीट अगर थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा होगी तो ये हो सकता है ऐसी दिखाई दे, L शेप की। अ थिन फ्लैट प्लेट विद डायमेंशन एज शोन। एज शोन का मतलब है जो डायग्राम है वो क्वेश्चन में इंक्लूडेड है, हम डायग्राम देख सकते हैं। द मास ऑफ द लेमिना इज 3 किलोग्राम, ये भी दिया हुआ है। तो डायग्राम पर आते हैं और वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। तो ये है L शेप लेमिना। हमने क्या किया, देखिए पहले तो L शेप देखिए, ये और ये एक मोटा सा बौना सा L बना हुआ है। अब इसको समझने के लिए पहली बात, सिमेट्रिक तो नहीं दिख रहा है, L थोड़ी सिमेट्रिक होता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात है, ये डायमेंशन है 1, ये 1, ये 1, ये 1, 1, 1, 1, ये डायमेंशन हमें पता है। और इसका पूरा मास है 3 किलोग्राम, ये भी हमें दिया हुआ है। हमने देखा कि ये सिमेट्रिक नहीं है, हमने क्या किया, इसके 3 पार्ट कर दिए, ये पहला, ये दूसरा और तीसरा। अब ये जो पहला पार्ट है ये क्या है, दिस पार्ट इज अ स्क्वायर। अब जब स्क्वायर है तो सिमेट्रिक हो गया, यानी हम बहुत चालू हैं, हम हर चीज़ हर जगह अपनी चीज़ें ढूंढ लेते हैं। स्क्वायर है, सिमेट्रिक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा, यानी कि ये C3, यानी C3 इस ऊपर वाले स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास हुआ। अब ये दूसरा पार्ट कर लिया, इसका सेंटर ऑफ मास C1। अब ये तीसरा, इसका सेंटर ऑफ मास C2। अब हमने क्या किया, अब हम इसको एक दूसरे डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसा, ये एक्सेस तो बने हुए हैं ही, मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पर, ये x और ये y एक्सेस। सेंटर से थोड़ा आगे कर C1, तो यहाँ पर हमने बनाया C1, C1 के पैरेलल आगे C2, यहाँ बना दिया है C2, और C1 के ऊपर है C3, तो यहाँ बना दिया है C3। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए ये थी एक रिजिड बॉडी, अब ये है 3 पार्टिकल, तो अब ये 3 पार्टिकल सिस्टम बन गया। अब 3 पार्टिकल सिस्टम बनने से सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला वही होगा जो अभी हमने यूज़ किया था। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, अगर इसका x कोऑर्डिनेट इन तीनों का x होता, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, तो होता फॉर्मूला m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3
अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब ये फॉर्मूला बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छी तरह से पता है। अब पहले बात करते हैं इनके मासेस की। अब यहाँ पर 3 मास हो गए, एक m1, दूसरा m2 और तीसरा m3। तीनों मास बिल्कुल इक्वल होंगे क्योंकि सिमेट्रिक है, तीनों बराबर पार्ट हैं। और टोटल मास है 3 किलोग्राम, तो 3 टुकड़े 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम। पहला पार्ट सॉल्व, यानी कि इनके मासेस के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। अब आते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं C1 का। देखिए ये 0 0 हो गया। हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस इज़ 1 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, आधा मीटर। मीन्स इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा हाफ। तो मैं C1 का x कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, दिस इज हाफ, यानी कि 0.5। y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। y कोऑर्डिनेट मीन्स ये वाली लेंथ। अब देखिए ये टोटल लेंथ है 1 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी, दिस इज ऑल्सो हाफ। तो ये आ गया इसका दूसरा कोऑर्डिनेट। तो हमें पहले पार्टिकल के कोऑर्डिनेट पता लग गए। अब पता लगाते हैं C2 के, यानी कि x2 y2। देखते हैं C2 के लिए हमें चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस तो है 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है हाफ, तो 1 प्लस हाफ इज 3/2। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3/2। अब चाहिए y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट है ये वाला, दिस इज अगेन हाफ, क्योंकि 1 का आधा है, तो ये हो जाएगा हाफ। अब चाहिए हमें तीसरा कोऑर्डिनेट, यानी कि x3 y3। इसको देखिए, तीसरा कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ आएंगे C3। हमें चाहिए ये डिस्टेंस, क्योंकि ये है इसका x कोऑर्डिनेट, दिस इज अगेन 1 का आधा यानी हाफ, तो ये भी हाफ। y कोऑर्डिनेट के लिए चाहिए ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो दिस इज 1 मीटर, और ये डिस्टेंस है 1 का आधा यानी 3/2। तो टोटल हो जाएगी ये भी 3/2। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट भी है, मास भी है, फॉर्मूला भी है और आप भी हो, तो ये कैलकुलेशन की जा सकती है। एक बार कैलकुलेशन देखते हैं इसकी। ये इसकी कैलकुलेशन है, ये है m1, ये है m2, ये है m3। ये तो हो गए मासेस की वैल्यू, हमने कहा ये 1 1 1 है। ये है इसका x1 कोऑर्डिनेट, ये है इसका x2 कोऑर्डिनेट यानी दूसरे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट, और ये है इसका x3 कोऑर्डिनेट। इधर ये y वाला है, तो ये है y1, ये है y2 और ये है y3। और ये आ गया इसका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जो आया है उसको भी देखते हैं कि वो क्या आया है। यहाँ पर देखते हैं इस डायग्राम में एक D पॉइंट बना रखा है जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 1 1। हमारा सेंटर ऑफ मास है 5/6 एंड 5/6, और 5/6 क्या है, एक से बड़ा या छोटा, दिस इज लेस देन 1। मीन्स जो सेंटर ऑफ मास होगा इस 1 से और इस 1 से छोटा होगा। मीन्स इस लाइन पर कहीं अंदर यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये भी कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास इस L शेप का जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर होगा। लेकिन क्या हमेशा अंदर होगा, ऐसा भी नहीं है। मान लो कि अगर ये शेप थोड़ी लंबी होती तो भारी उस तरफ होता, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ हो जाता। ये भी थोड़ी लंबी होती तो हो सकता है कि इससे भी बाहर निकल जाता, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर ये पतला होता तब भी सेंटर ऑफ मास बाहर निकल जाता। यानी कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास उस ऑब्जेक्ट के अंदर के किसी पॉइंट पर हो, वो बाहर के पॉइंट पर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल रिंग, ये रिंग है। रिंग में देखिए, रिंग तो पूरी सॉलिड है और आयरन की या किसी की बनी हुई है। बाहर है हवा, यहाँ पर भी है हवा। इसका सेंटर ऑफ मास तो कहीं हवा में होगा ना, यानी रिंग के मटेरियल के बाहर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये भी याद रखना है कि सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट का जो मटेरियल है उससे बाहर भी हो सकता है। तो ये थे इसके एग्जाम्पल। अब आते हैं इसके एक्सरसाइज पर कि वहाँ पर ये क्वेश्चन हैं तो कैसे कर सकते हैं। ये है एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इनको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर रखा है जिससे पता चल जाए कि ये सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं।
गिव द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर, सिलेंडर, रिंग एंड क्यूब, ईच ऑफ द यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। डज द सेंटर ऑफ मास ए बॉडी नेसेसरली लाई इनसाइड द बॉडी। दूसरा पार्ट पता है, सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का क्या बॉडी के अंदर ही होता है? आंसर है नो। अभी अभी हमने पढ़ा ऐसा होना जरूरी नहीं है। बाकी का क्वेश्चन देखते हैं। स्फीयर, सिलेंडर, रिंग और क्यूब सारे के सारे सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए इनका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा, यानी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं। इन द HCl मॉलिक्यूल द सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ ए टू एटम इज अबाउट 1.2 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन की वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर होती है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल गिवन दैट chlorine atom is about 35.5 times as massive as the hydrogen atom and the nearly all the mass of the atom is concentrated at its nucleus। ये इसलिए लिखा है कि तुम एक पॉइंट मानो और उस पर ये कैलकुलेशन करें। तो इसको समझते हैं। ये जो साइड में जगह है इसमें करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल है M1 और दूसरा पार्टिकल है M2। M1 इसको हम मान लेते हैं हाइड्रोजन और उसको मान लेते हैं क्लोरीन, क्योंकि HCl मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन में लिखा है क्लोरीन का मास हाइड्रोजन के मास से 35.5 टाइम्स है। तो कहने का मतलब है जो M1 है अगर इसको मैं M मानूंगा तो M2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी 35.5 इंटू M। तो ये भी एक तरीका है मास को बताए बिना उनकी वैल्यूज देने का तरीका। अब इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा अंदाजे से बताता हूँ। कौन हैवी है? क्लोरीन। तो जब कोई ऐसी रॉड हमारे पास है, जैसे ये रॉड है, यहाँ पे हैवी है, तो हमें इसका जो बैलेंस बनाना है, देखो एक बड़ा अच्छा पॉइंट आ गया यहाँ पर। सेंटर ऑफ मास अगर इसका निकालना है तो क्या करूँगा, मैं जस्ट यहाँ पर ऐसे हाथ रखूँगा और इसको बैलेंस करने की कोशिश करूँगा। जहाँ बैलेंस हो गया वहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये भी एक तरीका है कि जस्ट बैलेंस करें तो सेंटर ऑफ मास हमें उससे पता चल जाता है कि जो बैलेंसिंग लाइन है सेंटर ऑफ मास वहीं कहीं होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें कहाँ पर उंगली रखनी पड़ेगी? तो देखिए यहाँ भारी है ना, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होना चाहिए। यह है एक अंदाज़ा। सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवी वाली साइड में होगा। अब आगे, अब हम मानेंगे चॉइस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ माने? तो हमें पता है हमारे पास दो पार्टिकल हैं। ये पहला वाला पार्टिकल है, इसका कोऑर्डिनेट हम x1 y1 मान लेते हैं। दूसरे पार्टिकल का कोऑर्डिनेट x2 y2 मान लेते हैं। तो अगर इस हाइड्रोजन वाले को ही मैं ओरिजिन मान लूँ तो देखिए ये y एक्सेस हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा x एक्सेस। इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि ये पहला तो हो गया 0 0, तो यानी कि ये प्रॉब्लम सॉल्व 0 0। दूसरा कितना होगा? दूसरे के लिए हमें चाहिए ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है 1.27 एंगस्ट्रॉन, क्वेश्चन में लिखी हुई है। तो ये x2 तो हो गया 1.27 एंगस्ट्रॉन और y2 हो जाएगा 0। और अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम है फॉर्मूले में ये वैल्यू रखना। तो हम फॉर्मूले में ये वैल्यू रखते हैं और देखते हैं क्या आता है। अब फॉर्मूला भी सिंपल है। अब इसका जो x कोऑर्डिनेट है बस हमें वही निकालना है। y कोऑर्डिनेट तो 0, x एक्सेस पर ही तो होना है। तो x इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला नहीं लिख रहा, वैल्यू लिख रहा हूँ। m1 दिस इज m, x1 दिस इज 0 प्लस m2 35.5 इंटू m, x2 दिस इज 1.27 अपॉन m1 ये प्लस m2 35.5 इंटू m। हमें लग रहा था कि m की वैल्यू तो पता ही नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ चमत्कार हो गया। ये तो 0, ये है 35.5 इंटू m इंटू 1.27 अपॉन ये हो जाएगा 36.5 इंटू m और m से m कैंसिल। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं
कि बिना मास दिए भी सेंटर ऑफ मास निकाला जा सकता है। तो अब इसको सॉल्व कर लोगे। ध्यान रखना ये मीटर में आंसर नहीं आएगा, ये एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा। तो कैलकुलेशन आप पर छोड़ देता हूँ। तो ये है सेकंड क्वेश्चन को करने का तरीका। यानी जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि शायद ये हो नहीं पाएगा क्योंकि मास नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। A child sits stationary at one end of a long trolley, moving uniformly with a speed v on a smooth horizontal floor. एक फ्लोर है जिस पर एक बच्चा है, ट्रॉली पर बैठा है। ये मैंने ट्रॉली बना दी, इसमें पहिए लगा दिए और ये है बच्चा उस पर बैठा हुआ। ट्रॉली की जो वेलोसिटी है वो है v। ट्रॉली का मास कैपिटल M, बच्चे का मास स्मॉल m। पूरे सिस्टम का मास हो गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m। इतनी रामायण बोल दी, क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं आगे क्या है। इफ द चाइल्ड गेट अप एंड रन्स अबाउट ऑन द ट्रॉली इन एनी मैनर, बच्चा जो है उस पर खड़ा होता है और चूंकि बच्चा है तो उल्टे सीधे काम करेगा, वो भागता है इधर उधर, कभी आगे कभी पीछे। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रॉली प्लस चाइल्ड सिस्टम। क्वेश्चन देखिए कैसा है, कोई मास नहीं है, कुछ नहीं है, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी स्पीड क्या होगी, स्पीड तो दे रखी है v। अब यह है कि वो बच्चा आगे दौड़ेगा तो क्या ट्रॉली की स्पीड बढ़ जाएगी, और पीछे दौड़ेगा तो क्या ट्रॉली की स्पीड कम हो जाएगी, ये सोचने का विषय है। यहां पर देखिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, जब हम फोर्स लगाते हैं तब उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलरेशन लगता है तब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ऐसा हम जानते हैं, पहले से पढ़ा हुआ है हमने। तो यहाँ पर क्या कोई फोर्स ऐसा है जो बाहर से लगाया है किसी ने, आंसर है नो, बाहर से कुछ नहीं है। इस पूरे सिस्टम के अंदर, अंदर का एक पार्टिकल, दो पार्टिकल का सिस्टम है, ट्रॉली और बच्चा। तो बच्चा अंदर का एक पार्टिकल है और वो अंदर चाहे जो करे, ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और इंटरनल फोर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, टोटल जीरो हो जाता है। इसलिए जब फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा v, क्योंकि जो वेलोसिटी इन्होंने दे रखी है वही वेलोसिटी से ये ट्रॉली चलती रहेगी। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है, इसको भी समझते हैं। फ्रॉम ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r, एक डिस्क है, यहां बना देता हूं मैं, जिसकी रेडियस है r। ये r रेडियस की एक डिस्क है। डिस्क का मतलब है बीच में से भी भरी हुई है ये। सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r/2 इज कट आउट, एक होल निकाला जिसकी रेडियस है r/2। द सेंटर ऑफ द होल इज एट r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क। ओरिजिनल डिस्क के सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर, यानी कि यहां से r/2 डिस्टेंस ये हो गई। यहां पर एक होल काटा, और जो होल काटा उसकी रेडियस भी r/2 है। तो देखिए r/2 रेडियस का एक होल काटा, तो ये तो खुद r है, r/2 रेडियस हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक की, ऐसी। और फिर दोबारा से बताता हूं, डिस्क के सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर यहां पर एक होल काटा, और होल कितना काटा, r/2 रेडियस का। तो देखिए r/2 रेडियस का जब होल काटेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा। इस रेडियस से सर्कल बना देता हूं मैं, ये इस तरह से इस पार्ट को काट के बाहर निकाल दिया, ये किया हमने। तो अब बताना है लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिजल्टिंग फ्लैट बॉडी। अब जो बच गया है उसका सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रेविटी जब पॉइंट आता है तो इसका मतलब है उस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स, तब भी पॉइंट तो आएगा ही ना, तो हमें सेंटर ऑफ मास निकालना होता है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि करना कैसे। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। ये तो है पूरी डिस्क, इस डिस्क के मैंने दो पार्ट किए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पहला पार्ट क्या किया, मैंने इस डिस्क को दोबारा से बनाया, और इस डिस्क का ये वाला पोर्शन इसको भी बनाया। ये इसका सेंटर है, मैं इस सेंटर का नाम रख देता हूँ C,
इसका नाम हो गया C। ये जो पोर्शन था ये काट के निकाला तो ऐसा छेद दिखाई देगा। अब इस पोर्शन को मैं यहां रख देता हूं, यानी ये पोर्शन निकाल के यहां रख दिया, ये काम किया। अगर इस पूरी डिस्क का मास है कैपिटल M, तो इसका मास हो जाएगा M1, इसका मास हो जाएगा M2। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले पूरी कंप्लीट डिस्क ली, इसके 2 पीस कर दिए M1 M2। अब क्या करूंगा, इनको पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दूंगा तो 2 पार्टिकल सिस्टम बना दूंगा। तो ये मेरा उद्देश्य है, इस तरह से इस क्वेश्चन को मैं करूंगा। आगे चलते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास तो C पर है, दिस इज C सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि जब इतना पोर्शन काट देंगे तो सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि ये है इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, डायमीटर बोल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था, लेकिन अब यहाँ से ये पार्ट काट दिया तो ये किधर से हल्की हो गई, इस साइड से। तो जिधर हल्की हो गई तो दूसरी साइड भारी हो गई, तो सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा, भारी वाली साइड में। मेरा कॉमन सेंस कहता है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होना चाहिए। इसको भी मैं मान लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ C डैश, और ये डिस्टेंस मैं रख देता हूँ x। तो इसका सेंटर ऑफ मास हो गया ये वाला पॉइंट C डैश। अब आते हैं दूसरे पार्टिकल पर। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये तो सिंपली डिस्क है, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ होगा, यानी इस वाली जगह पर। इसको मैं C डबल डैश नाम दे देता हूँ। अब मेरे पास जो है 3 पार्टिकल कैसे कैसे हैं वो बताता हूँ। एक पार्टिकल ये छोटी सी डिस्क जिसकी रेडियस r/2 है, दूसरा पार्टिकल बची हुई डिस्क, और तीसरा है इनका टोटल। मैंने तीसरा कोई पार्टिकल नहीं है, तीसरा इसका टोटल है। मैं ये कहता हूँ अगर मेरे पास एक पार्टिकल है C डैश, ये रखा होता इस जगह पर C डैश पर। अब ध्यान से समझना, इस पूरे पार्टिकल को मैं एक लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। लाइन का मतलब पॉइंट लगाऊंगा और इस बीच वाली लाइन को एक्सेस मान रहा हूँ, तो ये मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। जहाँ C डैश है वहाँ मैं इसको C डैश मान लेता हूँ। जहाँ सेंटर है यहाँ पर मैं ये सेंटर C मान लेता हूँ। सेंटर को मैं ओरिजिन मानना चाहता हूँ, मीन्स ये 0 0। फिर से याद दिला दूँ, ये C क्या है, ये वाला है, ये सेंटर ऑफ मास है, मीन्स दिस इज सेंटर ऑफ मास। अब मैं बात करता हूँ इस वाली डिस्क को। अगर इस डिस्क को भी यहाँ रखता तो इसका सेंटर ऑफ मास आता है यहाँ पर, यानी r/2 डिस्टेंस पर। तो यहाँ से r/2 डिस्टेंस पर ये दूसरा पॉइंट होता C डबल डैश, ये वाला। अगर मैं इस M2 मास को यहाँ रख दूँ C डबल डैश पर, इस M1 मास को रख दूँ C डैश पर, तो इन दोनों को रखने के बाद क्या होगा, पूरा बन जाएगा। और उसका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, ये वाला CM। ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है r/2, ये डिस्टेंस है CM। इतना समझ में आ गया। सिर्फ मैंने क्या किया है, बचे हुए पार्ट को उसके सेंटर ऑफ मास पे रखा, निकाले वाले पार्ट को उसके सेंटर ऑफ मास पे रखा, टोटल डिस्क बना दी, तो उसका सेंटर ऑफ मास ऑटोमेटिक C पर आना चाहिए। अब अगर इस CM के कोऑर्डिनेट निकालो, x कोऑर्डिनेट की ही बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो है नहीं, तो फॉर्मूला होगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। आगे चलते हैं। x कोऑर्डिनेट है क्या, दिस इज 0। m1 फिलहाल अभी पता नहीं है, x1 ये x1 है, सेंटर ऑफ मास से लेफ्ट में, तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का x प्लस m2 ये वाला, x2 यानी कि ये वाली डिस्टेंस यानी कि r/2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि टोटल मास ऑफ द डिस्क। इस क्वेश्चन के यहाँ से अगर m1 m2 पता है तो x पता लग जाएगा, और x क्या होगा, इस बचे हुए पोर्शन का सेंटर ऑफ मास की सेंटर से डिस्टेंस। तो अब हमारी समस्या है m1 m2, उसको और निकाल लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो m1 m2 निकालते हैं। देखिए इस पूरे का एरिया वो होता है 4 पाई r स्क्वायर।
ये हो जाएगा। अगर इसका मास कैपिटल M है तो यूनिट एरिया का मास कितना होगा, यानी कि मास डेंसिटी इसको बोलते हैं, वो हो जाएगा, मैं इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देता हूं। पूरे 4 पाई आर स्क्वायर एरिया का मास है कैपिटल M। ये लिख नहीं रहा हूं मैं, बस ये बता रहा हूं 4 पाई आर स्क्वायर एरिया का मास है कैपिटल M, तो यूनिट एरिया का मास हो जाएगा M अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा M अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये निकल गया टोटल मास। अब मुझे M1 निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? अगर इसका एरिया पता लग जाए तो इस एरिया से इसको मल्टीप्लाई करूंगा और मास निकल जाएगा। तो वही करते हैं। तो M1 निकालने के लिए इसका एरिया देखिए कैसे निकालूंगा। टोटल एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, ये डिस्क, इसमें से क्या निकाला मैंने? इसका एरिया, यानी कि 4 पाई आर बाई 2 स्क्वायर निकल गया। इसको मल्टीप्लाई किया सिग्मा से, तो हमें पता लग जाएगा M1। और M2 कैसे निकलेगा? M2 तो आसान है, 4 पाई रेडियस स्क्वायर, यानी ये वाला, इनटू सिग्मा। तो ये M1 और M2 दोनों आ गए। इस वैल्यूज को यहाँ रखते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे करके। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो M1x इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में M2 इंटू आर बाई 2। वैल्यू रखते हैं M1 और M2 की। तो M1 M2 की वैल्यू में देखिए सिग्मा तो कॉमन है, तो सिग्मा दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। M1 की वैल्यू होगी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू दिस x, इसके साथ माइनस 4 पाई आर बाई 2 स्क्वायर इंटू एक्स। ये वैल्यू रख दी हमने M1 की। x से मल्टीप्लाई है तो x से मल्टीप्लाई, सिग्मा यहाँ आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। इधर M2 की वैल्यू रखते हैं 4 पाई आर बाई 2 स्क्वायर इंटू आर बाई 2। ये M2 की वैल्यू और आर बाई 2 साथ में है। अब देखिए 4 पाई 4 पाई 4 पाई सब जगह से कैंसिल। और देखते हैं ये आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर और ये वाला आर स्क्वायर, ये भी कैंसिल। यहाँ पे बचा x माइनस, यहाँ बचा x अपॉन 4, यहाँ पर बचा r अपॉन 8। इसको सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं। और x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी r बाई 8 इंटू, एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो 4 और ऊपर 4 माइनस 1 3, तो r बाई 6। तो कहने का मतलब है इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ से लेफ्ट की तरफ होगा, यानी ये जो x डिस्टेंस है यहाँ पर होगा, r बाई 6 डिस्टेंस पर लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये निकालने का तरीका हुआ सेंटर ऑफ मास। एक ओवरऑल बताता हूँ। पहले हमारे पास एक डिस्क थी, उसका हमने एक पोर्शन निकाला तो 2 पार्ट बन गए, एक ये और एक ये। इन दोनों को हमने पॉइंट मास में कन्वर्ट कर लिया और पॉइंट मास में कन्वर्ट करके 2 पार्टिकल सिस्टम बना लिया। अब 2 पार्टिकल सिस्टम बनाने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसको हमने यूज़ किया और सॉल्व कर लिया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।